अजय प्रहार चैनल में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे जाति जनगणना के आधार पर आम जन की सोच पर। हम इधर अपनी आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और अब संविधान के भी अमृत महोत्सव की तैयारियां प्रारंभ हो रही हैं और ऐसे में एक लंबे समय से चला आ रहा जातिगत आरक्षण और पुनः चुनाव की भनक और हनक के बीच से फिर जातिगत आरक्षण की जो एक प्रबल चर्चाएं होने लगी हैं और बिहार की सरकार ने जिस प्रकार से जाति जनगणना कराने का अपना एक आदेश दे दिया है, इससे एक विचित्र स्थिति भारतीय जनमानस में आई है। कुछ लोग उसके पक्षधर हैं और कुछ उसके विपक्षधर हैं, लेकिन अधिकांश लोग जो भी जानकार हैं और समझदार हैं, उनका मत केवल इतना है कि जब भारतीय संविधान समतामूलक समाज की स्थापना, विधि के समक्ष सभी को समान अवसर दिए जाने की बात कहता हुआ जाति विहीन समाज की संकल्पना के साथ आगे बढ़ा, तो 75 वर्ष तक हमने जिस आरक्षण को समानता के लिए ढोया है या उसका उपयोग किया है, वो कहां तक उसमें सफल हुआ है। आज आवश्यकता इस बात की भी है, चाहे हम भारतीय जनगणना में या जातिगत आरक्षण की जनगणना करें, उसमें यह जरूर देखा जाना चाहिए कि इस आरक्षण का लाभ कितना हुआ है, क्योंकि भारतीय समाज शुरू से ही जातियों में विभक्त है। उसके उद्भव और विकास की चर्चा हम यहाँ नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो सच्चाई है वो ये है कि जाति के नाम पर मलाई और जाति के नाम पर लोगों को अपमान के घूंट भी पीने पड़े हैं इस देश के अंदर, और उसके खिलाफ आवाज भी लोगों ने उठाई है। परंतु संवैधानिक मूल उद्देश्य और संवैधानिक व्यवस्था, इन दोनों का अध्ययन एक निष्पक्ष एजेंसी से होना चाहिए कि 75 वर्षों में हमने जो आरक्षण के माध्यम से लोगों के जीवन स्तर को सुधारने का प्रयास किया है, उसमें कितनी सफलता मिली, सरकार का कितना खर्च हुआ और उस खर्च के सापेक्ष हमें कितनी प्रगति या उपलब्धि हासिल हुई है। ये आंकड़े हर जगह से मौन है। इन आंकड़ों पर भी चर्चा किया जाना चाहिए, और न केवल चर्चा किया जाना चाहिए, आवश्यकता इस बात की है कि हिंदुस्तान की जनता ये जाने कि आरक्षण के माध्यम से कितनी जातियों का कितना विकास हुआ है। और उसके लिए हमें पुरानी चीज देखना पड़ेगी कि हम कहां थे, किस जाति ने कहां से अपनी यात्रा प्रारंभ की आरक्षण की इस बैसाखी के बल पर। जो जातिगत आरक्षण का विरोध कर रहे हैं वो आर्थिक आरक्षण के पक्षधर हैं। कुल मिलाकर के आरक्षण की बैसाखी तो अभी ये समाज चाहता है, चाहे वो आर्थिक हो या जातिगत हो। इन दोनों के नफा नुकसान, इन दोनों के मूल्यांकन एक पृथक आयोग द्वारा निश्चित रूप से किया जाना चाहिए, और उस आयोग को इस अवसर पर इसलिए सुझाव देना नितांत आवश्यक है कि सरकारी नौकरियों की संख्या दिन प्रतिदिन घट रही है और उसके साथ ही साथ इधर हमारी जनसंख्या बढ़ रही है और जातिगत आकांक्षाएं पैंग बढ़ाकर झूला झूल रही हैं। ऐसी स्थिति में कोई एक समन्वयात्मक
कोई एक नीति प्रतिपादित की जानी चाहिए। यह वक्त की आवश्यकता है। सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि हमारे यहां का जो समाज जातिगत था वो रोजगार परक था, और समाज में जो लोग शिल्पी थे उनका समस्त समाज समादर भी करता था। हमने कुटीर उद्योगों को पूरी तरीके से आजादी के बाद समाप्त कर दिया। बेरोजगारी पैंग बढ़ा के बढ़ने लगी, झूलने लगी, लहलहाने लगी और युवा शक्ति मुरझाने लगी। इसको देखना भी शासन का एक दायित्व है। सबका साथ सबका विकास कहा जा सकता है। अगर वास्तव में सबका साथ सबका विकास किया गया होता तो हम जातिगत आरक्षण या आर्थिक आरक्षण की चर्चा ही नहीं करते। यदि हमने इतने रोजगार के अवसर उपलब्ध करा दिए होते कि हर बेरोजगार के हाथ को कुछ काम मिलता, जो कि राजनीतिक दलों के घोषणा पत्र में बड़े बड़े पोस्टरों में हर काम को हाथ, हर हाथ को काम, ये नारे दिए जाते हैं, लेकिन वो केवल दीवारों में चिपके रह जाते हैं। उनका वस्तुतः पूरी तरीके से निर्वहन कहीं देखा नहीं जाता है। यहां पर यह भी एक बात है कि हमारी जो शिक्षा पद्धति है, उस शिक्षा पद्धति ने, सबको पता है कि किस प्रकार से यह शिक्षा पद्धति इस देश पे लादी गई और उसका उद्देश्य क्या था। उस उद्देश्य में वो सफल भी हैं जिन्होंने इसको लागू किया। ब्रिटिशर्स के जमाने से ये शिक्षा पद्धति चल रही है और उनको केवल बेरोजगार की फौज बढ़ाना थी, लिपिकों की आवश्यकता थी, उनकी उन्हें आवश्यकता पूरी कर ली। आज स्थितियां बहुत बदल गई हैं। इन बदली हुई स्थितियों के मद्देनजर हमारी शिक्षा पद्धति में जो आमूल चूल परिवर्तन होना चाहिए था वो आज तक नहीं हुए। नई शिक्षा नीति के ढिंढोरे पीटे जरूर जा रहे हैं। वो 23 के अंत तक सब जगह लागू की जाएगी, लेकिन वो शिक्षा पद्धति जिसमें प्राइमरी एजुकेशन की उपेक्षा कर दी गई हो, वो किस प्रकार से लाभान्वित करेगी इस देश को, यह भी एक विचारणीय प्रश्न है। जातिगत आरक्षण के आधार पर जातिगत गणना राजनीतिक हितपूर्ति कर सकती है, लेकिन राष्ट्रीय हितपूर्ति कितना करेगी, यह भी एक सोचनीय प्रश्न है। और इसका हल जो भी शासन में है, अगर वो अपने स्वार्थों को तिलांजलि नहीं देता तो वो उसी ढर्रे पर चलेगा जिस ढर्रे पर देश अभी तक चलता रहा है। और इस ढर्रे से कुछ राजनीतिक आकांक्षाओं की पूर्ति तो हो सकती है, लेकिन किसी भी दृष्टि से वो राष्ट्रीय इच्छाओं की संपूर्ति नहीं कर पाएगा। कुछ राजनीतिक व्यक्तियों की इच्छा संपूर्ति हो सकती है, राष्ट्रीय इच्छा संपूर्ति नहीं। इसलिए जनसामान्य को स्वार्थों से ऊपर उठ करके एक ऐसी आवाज उठानी चाहिए